जय हिंद। यह मनुष्य लगातार विकास और भोग विलास के लालच में लगातार प्रकृति से अपनी दुश्मनी बढ़ाते चला जा रहा है। इसको लगता है कि वह प्रकृति से जीत जाएगा। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आता, वही आदि है, वही अंत है। मतलब उसी से यह जीवन या पृथ्वी शुरू हुई है और जिस दिन वो खत्म होगा उससे पहले आपका अंत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। माया रूपी जिस प्रकार दीपक के चारों ओर एक कीट पतंगे चक्कर मारते मारते उसको पाने की लालच में खुद को जला बैठते हैं ना, उसी तरीके माया के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य एक दिन खुद को खत्म कर लेता है। तो ठीक ये विकास के लालच में पड़ा हुआ मनुष्य एक दिन अगर ऐसे ही प्रकृति का दोहन करता रहा तो इस पूरे मानव समाज का समूल विनाश कर देगा। एक ऐसी ही घटना हाल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास घटित हुई, जहां पर कांचागाची बोली जंगल को जब वहां की सरकार विकास के नाम पर बृहद मात्रा में वृक्षों का काटना चालू कर दिया, वहां पर बेजुबान पशु पक्षियों के आशियाने उजाड़ना चालू कर दिया, तो एक विकराल संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और मानवता और मनुष्य की क्रूरता दोनों आमने सामने आ गई। अंततः जीत मानवता की ही हुई। लेकिन आइए देखते हैं कि वो घटना क्या थी, ये स्थिति क्यों पैदा हुई और मनुष्य विकास के लालच में ऐसा क्यों करता जा रहा है। जो चीज़ मनुष्य बना नहीं सकता उसका विनाश क्यों कर रहा है। भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा है कि हम विकास के कुछ ऐसे पहलुओं को क्यों ना अपनाएं कि हम बिना ऐसी वस्तुओं का, ऐसी संरचनाओं का विनाश किए विकास कर दें जिनको हम बना नहीं सकते, जैसे पर्वत, समुद्र, जंगल, पशु पक्षी। ऐसे तमाम संरचनाएं प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं जिनका हम निर्माण नहीं कर सकते, तो उनका विनाश क्यों करें। इनकी सुरक्षा और संरक्षण करते हुए हम विकास करें ना, भारत की राष्ट्रपति कह रही है। लेकिन ये औद्योगिक जगत और ये राजनीति कभी हुआ करता था इतिहास में समाज और लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन आज तो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ही कोई राजनीति में आ रहा है। और उसी का एक एग्जाम्पल हैदराबाद में देखने को मिला हुआ है। भारत का एक राज्य तेलंगाना है जो पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि काफी बृहद क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी या प्रशासन में काफी कठिनाई आ रही थी, इसको आधार बनाते हुए 2014 में इसका विभाजन कर दिया गया और दो राज्य बना दिए गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तो अब ये तेलंगाना की राजधानी को बनाया गया हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद में ही एक विश्वविद्यालय पड़ता है जो हैदराबाद के नाम से है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो उसी के कैंपस में एक क्षेत्र पड़ता है जो कांचागाची के नाम से जाना जाता है। उसी को लेकर विवाद गहरा गया। कब? जब 30 मार्च को, अभी हाल ही में जो 30 मार्च गया, 30 मार्च को आधी रात को अचानक से जेसीबी जिसे कहते हैं बुलडोजर, वो अचानक से जंगलों में बड़ी संख्या में घुस गया और जंगलों को काटना चालू कर दिए। पशु पक्षियों की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो ये फिर जैसे ही बात वहां के कैंपस के छात्रों के बीच पहुंची, भारी मात्रा में विरोध में उतर गए और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इतने बेजुबान पशु पक्षियों को बेघर क्यों किया? ये विवाद की स्थिति का कुछ इतिहास रहा है। 1974 में जब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो इस 1974 में वहां की आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को 2300 एकड़, इस क्षेत्र का 2300 एकड़ का क्षेत्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दे दिया कि वो अपने अन्य डिपार्टमेंट, अन्य कैंपस बनाने के लिए यूज करेगा। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने उसका अधिकांश क्षेत्र यूज किया और कई डिपार्टमेंट्स बनाए, लेकिन वहां की 400 एकड़ जमीन अब भी वैसी की वैसी ही पड़ी थी। तो क्या किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 2000 के आसपास एक वहां की प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी को, आईएमजी प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी करके जाना जाता है, उसको ये क्षेत्र दे दिया कि तुम यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाओ, बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर, उस क्षेत्र का विकास होगा, बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं विकसित होंगी। लेकिन
उस प्राइवेट कंपनी ने उस पर कोई कार्य नहीं किया, वो क्षेत्र ऐसे ही पड़ा रहा। तो 2006 में क्या किया कि फिर से आंध्र प्रदेश सरकार ने रिक्लेम किया कि यह क्षेत्र मेरा है, मैंने किसी को नहीं दिया है। जब ऐसी विवाद उत्पन्न हुई तो जिस प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी को ये क्षेत्र दिया गया था 400 एकड़ यहाँ का, उसने लीगल लड़ाई चालू कर दी। ये मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवेन्यू डाटा, वहां का जो मतलब पूरा रिकॉर्ड देखा उठा के कि क्या जमीन बेची गई है कि नहीं बेची गई है, यहाँ जंगल है कि नहीं है। तो तमाम साक्ष्यों के आधार पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो 400 एकड़ जमीन है ये सरकार की है। किसकी है? गवर्नमेंट की है, क्योंकि इसके विक्रय की कोई रिकॉर्ड उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर 1927 का जो जंगल एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, कि 1927 में कुछ जंगल आइडेंटिफाइड किए गए थे कि ये क्षेत्र जंगली है, यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। तो उस 1927 के एक्ट के तहत ये नोटिफाइड जंगल भी नहीं है कि इसको कहीं पर मार्क किया गया है कि ये भी जंगल है। तो इस तरीके से ये 400 एकड़ जमीन किसकी हुई? सरकार की, क्योंकि ना ये जंगल के रूप में परिभाषित है कहीं पर और ना कहीं पर विक्रय का रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो 2006 में फिर से 400 एकड़ जमीन किसको मिल गई? आंध्र प्रदेश सरकार को मिल गई। फिर ये 2006 से लेकर कई बार इसको अनेक पर्पज के लिए जमीन को डिफाइन किया गया कि यहाँ पर प्लेग्राउंड बनेगा, IIT का कैंपस बनेगा, कभी खेल का स्कूल बनेगा, लेकिन कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। 2014 में इस राज्य का विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित हुआ। ये हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है ये चला गया तेलंगाना के अंडर। अब तेलंगाना की राजधानी भी क्या है? हैदराबाद है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ये क्या किए कि फरवरी में क्या किए कि इस 400 एकड़ जमीन का क्या किए कि नीलामी किए, ऑक्शन किए, नीलामी किए। तो एक वहां की प्राइवेट कंपनी है जो तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है। उसने ऑक्शन में इस जमीन को लिया और उसने बोला कि हम इस क्षेत्र में IT पार्क बनाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 50,000 करोड़ का हम निवेश करेंगे और उससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार ने बोला ठीक है, अगर तुम यहाँ पर IT पार्क बनाओगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं ये क्षेत्र तुम्हें देता हूँ। तो ये तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने कहा कि वो क्षेत्र हमें खाली करवा के दे दीजिए। तो ये सरकार ने क्या किया कि फरवरी में ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, और मार्च में क्या किया? 30 मार्च को अचानक से उस जंगल में ढेर सारे JCB बुलडोजर भेजकर उस क्षेत्र में सफाई का कार्य चालू कर दिया। अच्छा, उसी समय 31 मार्च को क्या थी? ईद, और नवरात्रि भी शुरू होने वाली थी। तो अब क्या हुआ कि उस समय मैक्सिमम छात्र यूनिवर्सिटी के कहाँ थे? लीव पर, छुट्टी पर थे। अब उस दौरान और रात में ये कार्य शुरू किया। इतनी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, तमाम वीडियो उपलब्ध है, भारी ट्रकों में भर भर के लकड़ियां ढोई जा रही है, तमाम हिरण सड़कों पर दौड़ते हुए देखे जा रहे हैं, कई हाथियों के वीडियो आए हुए हैं जो JCB से लड़ गए। तो अभी सवाल आता है कि इसने अगर सरकार की जमीन है तो आधी रात को फिर इतना तेजी से कार्य क्यों चालू किया गया? फिर जब छुट्टी का समय था तो ही ये कार्य क्यों चालू किया गया, जब बच्चे नहीं थे? लेकिन जैसे ही इसकी सूचना बच्चों को पता चली, वो 1 तारीख को मैक्सिमम बच्चे फिर अपने घर से वापस आ गए और क्या किया? भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया और क्षेत्रीय लोगों ने भी उनका समर्थन किया। और क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी तमाम लोगों ने समर्थन किया। और फिर क्या हुआ कि ये मुद्दा गया वहां की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को ये मुद्दा पहुंच गया कहाँ की? वहां की हाई कोर्ट में। और वहां की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अब इस पर काटने के कार्य पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि जब तक उस क्षेत्र का सर्वे नहीं हो जाता, सही से रिकॉर्ड नहीं आ जाता, सही से कारण नहीं पता हो जाते, तब तक कोई कार्य वहां पर चालू नहीं होगा। और 3 अप्रैल को वहां की गवर्नमेंट भी ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई कि आप जो स्टेक होल्डर है, जो कंपनी ले रही थी, उससे आप बात करो कि इसका और क्या हल निकाला जा सकता है, पब्लिक को कैसे समझाया जाए, स्टूडेंट्स को कैसे समझाया जाए, बात करो। और क्या किया सरकार ने? उस जो नीलामी हुई थी उसको कैंसिल कर दिया।
और अब उसने, सरकार ने बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने नया प्रपोजल रखा कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर आईटी पार्क नहीं बनाएंगे, हम इको पार्क बनाएंगे। इको पार्क मतलब क्या होता है कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से युक्त, जो मतलब जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं हों, उन सब से उपयुक्त, जैसे जल होगा वहाँ पर, पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, इन सब से युक्त एक पार्क बनाएंगे। बच्चों ने इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम कैसे भरोसा कर ले। सरकार पहले ये विश्वास दिलाया कि उस 400 एकड़ क्षेत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस क्षेत्र को वैसे संरक्षित करते हुए अगर इको पार्क का विकास करेगा तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सरकार का कोई डिसीजन नहीं आया है, और कैसे इसका हल निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जब तक डिसीजन नहीं आता 24 अप्रैल तक, दूसरी सुनवाई तक कोई कार्य नहीं होगा। फिलहाल इस कार्य पर रोक लग गया। अब सरकार की दलील क्या थी? इसके पीछे सरकार की दलील ये थी कि हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं पर भी इस 400 एकड़ जमीन को जंगल नहीं बताया गया है, न कहीं पर ये जमीन बेची गई है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं, ये मेरा क्षेत्र है। अब बच्चे वहाँ के क्या कर रहे हैं, किसी का भी क्षेत्र हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब ये एक जंगल के रूप में विकसित हो चुका है। वहाँ पर तमाम प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये एक इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है। वहाँ पर कई पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, जैसे लगभग वहाँ पर 700 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ हैं, 200 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, 10 प्रकार की स्तनीय प्रजातियाँ, स्तनीय प्रजातियाँ मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें भैंस, गाय, हम लोग भी आते हैं, और 15 प्रकार की सरीसृप, सरीसृप मतलब ये छिपकली, सांप वगैरह की प्रजातियाँ भी पाई जाती है। मतलब तमाम प्रकार के पशु पक्षियों की वहाँ पर प्रजातियाँ हैं, और ये पर्यावरण के लिए एक अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि हैदराबाद एक शहर है और जो कंक्रीटेड एरिया मैक्सिमम है, तो वहाँ पर भाई कार्बन CO2 का उत्सर्जन तो होगा, फैक्ट्री है, गाड़ियाँ चलेंगी, जीव जंतु हैं, तो CO2 का उत्सर्जन होगा, तो पेड़ पौधे मैक्सिमम मात्रा में एब्जॉर्व करते हैं, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं। इसलिए हमसे इससे मतलब नहीं है कि किसकी ज़मीन है, सरकार की है कि ये यूनिवर्सिटी की। अब ये एक पर्यावरण और इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो गया है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है, और कई बेजुबान पशु पक्षियों का घर है। तो बच्चे इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मनुष्य को पता है कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, फिर भी वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक वैसे जैसे मनुष्य को पता होता है सिगरेट और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका सेवन करता है, ठीक उसी प्रकार से उसको पता है कि बिना इनके हमारा जीवन संभव नहीं है, फिर भी वो पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहा है, पशु पक्षियों की जीवन की बिना परवाह किए विकास के नाम पे विनाश की ओर ले जा रहा है। ये बहुत छोटी घटना है। इससे भी बड़ी घटना एक छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल है जो काटा जा रहा है, उसके बारे में भी हमारा अगला वीडियो आएगा। फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है कि 1927 का फॉरेस्ट एक्ट में सर्वे हुआ कि कितने क्षेत्र जंगली क्षेत्र के रूप में है, तो उसको जंगल के रूप में डिफाइन कर दिया। अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया कि बोला कि जितने जंगल क्षेत्र डिफाइन है उसके लिए एक रूल होगा, उसकी सुरक्षा के लिए, वहाँ के पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए एक रूल होगा कि कोई भी जाकर जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता, कोई भी वहाँ के जानवरों को मार नहीं सकता, कोई भी जंगल में घूम नहीं सकता। एक रूल आया उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन 1996 में एक बार इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के बीच एक विवाद हो गया, तो उस समय 1996 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस TN गोदावर्मन ने एक डिसीजन दिया कि देखिए, अगर कोई क्षेत्र जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत चिन्हित नहीं है, लेकिन अब उसकी स्थिति उस क्षेत्र की जंगल जैसी हो गई, मतलब तमाम प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां हैं, तमाम प्रकार के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, तो उसको एज ए जंगल ही माना जाएगा। डीम्ड फॉरेस्ट वर्ड दिया, मतलब जंगल की तरह ही समझा जाएगा, उसका संरक्षण वैसे होगा। तो अब इसी के तहत छात्र लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल स्टेटमेंट है कि भले चिन्हित नहीं है फॉरेस्ट के रूप में, लेकिन अब ये जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए ये जंगल है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, और ये कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम बता रहे हैं कि एक बैलेंस्ड भगवान की जैसा संरचना कोई कर ही नहीं सकता। भगवान तो देखो इतनी अरबों खरबों संख्या में जीव जंतु बनाए, आज तक किसी की बायोमेट्रिक नहीं मैच की, किसी की हाथों की रेखाएं नहीं मैच की, फिंगरप्रिंट आज तक मैच किया। मनुष्य क्या बना पाएगा? 10 आदमी 10 स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसमें सेम कर देगा। तो मनुष्य भगवान ने बहुत सोच समझ के सब बनाया। तुम अपने पन्ने पर समुद्र उकेरोगे इतना सा, लेकिन भगवान कितना बड़ा समुद्र बनाया कि पूरी धरती का 71% जल ही है और 29% क्या है? स्थल है। अब देखो कि
71% कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ पानी के रूप में है। अगर मनुष्य ऐसे ही अत्याचार करता रहा, पेड़ पौधे काटता रहेगा, क्योंकि देखो पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं, CO2। ये खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं, CO2। और हम लोग खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे CO2 खाते हैं, O2 निकालते हैं, हम लोग O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं। मतलब इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन जब इन्हीं को खत्म कर दोगे तो मनुष्य बचेगा, तो मनुष्य क्या करेगा, CO2 निकालता जाएगा, मतलब जानवर CO2 निकालते जाएंगे। अब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन बनेगा नहीं, तो CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करती है, CO2 इंफ्रारेड। देखिए ये जो लाइट हमें सूर्य से आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेड, विजिबल रेज और इंफ्रारेड, ऐसे तमाम प्रकार की किरणें होती है अलग अलग तरंग दैर्घ्य की, वेवलेंथ की। तो इंफ्रारेड आती है, जैसे जो ये आग होती है लाल कलर की दिखती है ना, इससे जो हीट निकलती है इंफ्रारेड होती है। अब ये क्या होती है, CO2 की लेयर जहां होगी उसमें इंटर तो कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, मतलब उसको रोक कर रखती है, गर्मी पैदा करती है। सिंपल सा एग्जांपल इसका समझ सकते हैं, जैसे रोटी पकाते हैं, रोटी जब फूलती है ना उसमें CO2 गैस भर जाती है, तो जो हीट होती है निकल नहीं पाती, अंदर से भी रोटी पक जाती है। मतलब CO2 गैस हीट को बाहर नहीं जाने देती। अब क्या करेगी, अगर पर्यावरण में ऐसे ही CO2 की मात्रा बढ़ती रही, मतलब पेड़ पौधे खत्म कर देंगे, इतनी फैक्ट्री, इतनी गाड़ी, इतने जीव जंतु है, तो CO2 बढ़ेगा ही। तो अब क्या करेगी कि CO2 की लेयर मोटी होती जाएगी, तो जो हीट आएगी सूर्य से वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और इसका प्रभाव लगातार देखा भी जा रहा है। तो गर्मी बढ़ेगी तो ये जो पानी ना बर्फ के रूप में इधर उधर जमा हुआ है ना, ये जिस दिन पिघल जाएगा ना, ये जो 29% जमीन आपको दिख रही है ना, जिस पर आप घर द्वार, बड़े बड़े बंगले, बिल्डिंग, फैक्ट्री बना के रखे हैं, सब डूब जाएगा। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। अब वैश्विक तापन कंटिन्यू देखा जा रहा है। वैश्विक तापन की वजह से बर्फ की पिघलने की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए समुद्र के किनारे बसे हुए शहर और क्षेत्र बहुत चिंतित हैं। देखा भी गया है कि 2005 से 2024 के बीच में CO2 इमिशन, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एक इंस्टीट्यूशन, संस्था बनाई गई है जो वैश्विक स्तर पर 2001 में बनाई गई थी, जो ये अध्ययन करती है कि अभी कार्बन इमिशन की स्थिति क्या है, किस क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है, कहीं कौन सा देश ज़्यादा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, किस क्षेत्र में कम हुआ। ये कंटिन्यू एनालिसिस करती है। इन्होंने अपना आंकड़ा दिया है कि 2005 से 2024 के बीच में 27% कार्बन इमिशन की ग्रोथ हुई है। मतलब CO2 ज़्यादा निकला हुआ है पहले की अपेक्षा, 2005 से पहले की अपेक्षा। और इसका कहना है कि केवल इंडिया और चाइना को मिला दिया जाए, उस क्षेत्र में इंडिया और चाइना वाला क्षेत्र देख लिया जाए, तो वहां पर 175% कार्बन इमिशन बढ़ा है 2000 से 2016 के बीच में। समझ रहे हैं इस क्षेत्र में कितना ज्यादा CO2 बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भारी मात्रा में जंगलों की कटाई हो रही है, उद्योग का विकास हो रहा है, और ईंधन, तेल पेट्रोल से चलने वाले ईंधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो कितना खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। अब इतना हम फैक्ट्री का विकास कर रहे हैं, उसके साथ साथ जंगल भी काट देंगे, तो हम अपने इस धरती पर मानव समाज की या जीव जंतु की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो अपना विनाश खुद ही कर लेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर स्टूडेंट वहां पर कंटिन्यू विरोध करते रहे कि चाहे जिसकी जमीन हो, चाहे सरकार की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, लेकिन अब यहाँ जंगल का विकास हो चुका है। जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कार्बन सिंक के रूप में, कार्बन को सोखने के रूप में यूज होते हैं। तमाम पशु पक्षी, पेड़ पौधों के लिए घर हैं। अब इसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे, और अंततः बच्चों की जीत हुई।